Iron Age civilization. Iron Age began about 3000 years ago when it came to be produced on a large scale and its use became common. It was much cheaper and stronger than copper and bronze. So, the use of iron tools and implements enabled our forefathers to clear forests and to reclaim lands for the extension of cultivation. Agricultural production thus increased considerably. This brought radical changes in the social and economic life of the people. The use of iron had a great impact on transport and communication. Iron rims and spokes were used in wheel to make them stronger. Iron nails and sheets were widely used for making boats and ships. Trade and commerce flourished. This trade brought prosperity. New weapons of war like the use of long, heavy sword, saber, iron shield, spear and lance changed the method of warfare. तो इसके बाद होता है कि जब ये जो आयरन एज है वो 3000 साल पहले शुरू हुआ, जब मतलब हम नॉर्मली जितना यूज़ करने लगे आयरन उससे 3000 साल पहले आयरन एज शुरू हुआ था। और ये बहुत ही आराम से मतलब बहुत ही कम पैसे में मिल जाता था और ये जो कॉपर और ब्रॉन्ज है उससे भी ज़्यादा ठोस रहता था और स्ट्रॉन्ग रहता था। तो इसीलिए इससे फ़ायदा होता था कि कुछ भी टूल्स या वो सब और कोई चीज़ें बनाओ तो वो ज़्यादा देर तक टिकते थे। और जो आयरन से जो भी टूल्स और इम्प्लीमेंट्स बनते थे वो हमारे जो पूर्वज थे वो फॉरेस्ट को साफ करने में और लैंड को मतलब एक प्लेन लैंड पाने में उनकी हेल्प हो जाती थी और उनके खेत बनाने के लिए जो जगह है उसको पाने के लिए वो लोग उसको साफ करते आयरन के टूल्स से। और जो खेती की जो प्रोडक्शन हुआ वो भी और धीरे धीरे बढ़ने लगा क्योंकि सोचो कि टूल्स जो उसके आयरन के बनने लगे तो फिर वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने लगे, काम अच्छे से ज़्यादा आने लगे, तो इसीलिए ये सब भी बढ़ने लगा। फिर ये सब बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने लगे हमारे सामाजिक तौर से भी और एक तरह से फाइनेंशियल तरीके से भी कि मतलब इससे कम पैसे में काम हो जाता था और इसके बाद जो मेहनत करके जो भी चीज़ आप उससे उसके यूज़ के बाद आयरन के टूल्स के यूज़ के बाद आपका जो भी रिज़ल्ट निकलता था, जैसे कि खेती कर रहा है कोई तो उसके अनाज निकलते तो उसका पैसे मिल जाते थे और जो आयरन और टूल्स इन ये सब ज़्यादा टिकाऊ थे तो इसलिए उनको ज़्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ता था। आयरन का जो यूज़ है उसने बहुत बड़ा प्रभाव डाला किस पे, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में और या फिर एक जगह से दूसरी जगह कोई मैसेज पहुंचाने में, इन दोनों चीज़ों में आयरन ने बहुत बड़ा यूज़ होला क्योंकि जो रिम्स और स्पोक्स होते हैं क्या पहिए होते हैं ना, तो पहिए के जो एक मेन डंडी जैसा होता है और एक सर्कल में जो अलग अलग जो पतले पतले से तार जैसे होते हैं वो होते स्पोक्स। तो वो सारी जो चीज़ें बनने लगी व्हील्स में लगाई गई तो फिर उससे व्हील्स और स्ट्रॉन्ग हुए और ज़्यादा टिकाऊ बने। और आयरन नेल्स यानी कीलें जो थी और या फिर आयरन शीट्स थी वो बोट्स और शिप्स बनाने में यूज़ होने लगी, तो ट्रांसपोर्टेशन से इसका बहुत फ़ायदा हुआ। और इसी के बाद अब देखो कहीं जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का सामान होगा तो आराम से कोई बिजनेस या ट्रेड और कॉमर्स ये सब भी बढ़ेंगे। तो वही बताया गया कि ट्रेड और कॉमर्स बढ़ने लगा क्योंकि व्यवसाय जब बढ़ता है तो फिर हर जगह पे मतलब पैसा और समृद्धि एक ढंग से आने लगी हर जगह पे। और जो तब के वेपन्स थे वो भी अलग अलग यूज होने लगे, तीर कमान थे या फिर अलग अलग टाइप की ढालें थी, खंजर थे, तलवारें थी। इसके अलावा भी बहुत सारे जो अलग अलग सामान जो आयरन से बनते हैं जो कि वेपन्स की तरह यूज़ किए जा सकते हैं वो भी बनने लगे। द आयरन एज वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस। द मोस्ट important development was the beginning of alphabets. This replaced the old pictographic style of writing about which you have already read in the Bronze Age civilization of Egypt, Mesopotamia, and China. The civilization that flourished during the Iron Age were Greece, Rome, Persia, and India. They were much more advanced than the earlier civilizations. Let us now read about them in some detail in this section. Greek civilization. Greek civilization flourished in Greece more than 2000 years ago. There arose many independent city-states which developed a remarkable system of government. The development of city-state was a unique feature of Greek civilization. Each city was enclosed by a wall of protection. Inside the city there was a fort called Acropolis which was situated on a hilltop. तो हमने पढ़ा कि जो आयरन एज था
यानी कि जो लोहे का युग था। तो इस टाइम में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा एक समझदार काम होने लगे थे। और सबसे बड़ी डेवलपमेंट क्या हुई थी कि तब अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो शुरू हो गए थे। मतलब अब वो ड्राइंग टाइप के जो लिखावट थी वो नहीं थी, एक प्रॉपर जैसे कि आज हम ए, बी या फिर अ, आ लिखते हैं, उस टाइप से तब की जो भी अल्फ़ाबेट्स थी वो शुरू हो गई थी। और ये रिप्लेस हो गई थी जो ब्रॉन्ज एज में मेसोपोटामिया और चाइना के जो पिक्टोरियल जो राइटिंग है उससे रिप्लेस हो गई थी। उसके बाद जो है ये जो सभ्यता एकदम और ज़्यादा बढ़ी, कहाँ पे? ग्रीस में, रोम में, पर्शिया में और इंडिया में। और ये सारी जो चीज़ें थी ये बहुत ज़्यादा एडवांस हुई पिछली सभ्यताओं से। और हम अब इसके बारे में और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो ग्रीक सिविलाइजेशन थी या ग्रीक सभ्यता थी ये ग्रीस में और ज़्यादा आगे बढ़ी 2000 सालों पहले। और इसके चलते बहुत से राज्य और शहर सामने आए और बहुत बड़े-बड़े शहर बने इस टाइम पे। और ये जो सारे शहर थे उसके मतलब एक साइड में या बॉर्डर में एक वॉल रहती थी, यानी कि एक दीवार रहती थी जो उनके प्रोटेक्शन के लिए रहती थी। और इसके ये जो सिटी होती थी इसके अंदर एक फोर्ट रहता था, यानी कि एक महल जैसे ही, जिसको बोलते थे एक्रोपोलिस। और ये कहाँ होता था? ये एकदम पहाड़ों के ऊपर जाके होता था। Among the Greek city-states, the most famous were Athens and Sparta. Athens was rich and cultured. Athenian citizens included writers, philosophers, artists, and thinkers. The society was based on slave labor, but the citizens enjoyed a democratic form of government. You will read about democracy in detail in the later lessons. Sparta was almost like an army camp where everyone was expected to obey the superiors. Sparta had the best army in Greece. Training in warfare was considered to be the most important thing here. There was considerable rivalry between Athens and Sparta, but they fought side by side to drive off the mighty Persian army of Darius I and Xerxes, who tried to conquer Greece. Under Pericles, Athens enjoyed a golden age. But a long war between Athens and Sparta, called the Peloponnesian War, which lasted for 27 years, resulted in the defeat of Athens. तो अब ऐसा है कि जो ग्रीक में जो सिटी के राज्य थे एक्चुअली वो उनके हिसाब एक सिटी ही थे, लेकिन वो जो वहाँ के जो राजा थे वो उसको राज्य जैसा मानते थे अपनी जगह को। तो फिर वो उसमें कौन सी 2 जगहें फ़ेमस थी, एक था एथेंस और ये दूसरा था स्पार्टा। एथेंस के पास बहुत ही रिच कल्चर था, इसका मतलब है कि वो बाकी सारी चीज़ जैसे कि म्यूज़िक है, लिटरेचर है, पेंटिंग है और इन सारे जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ है, उनमें वो बहुत ही अच्छे थे। मतलब हर कार्यकुशलता है उसमें बहुत अच्छे थे। क्योंकि देखो इसमें बताया गया कि इसमें राइटर्स थे, फिलोसोफर्स थे, आर्टिस्ट थे एंड थिंकर्स थे। उनकी जो सोसाइटी है और उनका जो समाज है वहाँ पे गुलामों द्वारा काम करने जैसा था, बट उनके फिर भी डेमोक्रेटिक था कि मतलब अपने हिसाब से गवर्नमेंट चुनना और वो सब। जो इसके बारे में हम कैसे समझेंगे, हम आगे जब लेसन्स पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के बारे में तब हम समझेंगे। और जो स्पार्टा था वहाँ पे जो वहाँ के जो लोग थे वो एकदम आर्मी कैंप के टाइप था कि सब लोग एकदम बहुत ज़्यादा ओबीडिएंट थे अपने सुपीरियर्स के लिए, कि जो उनसे बड़े हैं ओहदे में उनके लिए। और स्पार्टा जो ग्रीस में जो जितनी भी आर्मीज थी उसमें स्पार्टा के पास सबसे अच्छी आर्मी थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो इतने ओबीडियंट है, वो ओबे करेंगे तो इनकी आर्मी अच्छी होनी है। और वो उनकी जो ट्रेनिंग होती थी वॉर के लिए वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी उनके लिए, कि उनके लिए कोई दूसरा काम इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे वॉर के लिए हमारे जो आर्मी वो कैसे स्ट्रॉन्ग है वो उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। अब देखो दोनों ही अच्छे जो स्टेट्स है तो फिर उनमें लड़ाई होनी मतलब नॉर्मल सी बात है अगर आसपास होंगे। तो फिर एथेंस और स्पार्टा में भी बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी। और लेकिन उनको साइड में वो तो अपने आप में भी उनकी लड़ाई चलती रहती थी, लेकिन उनको साइड में पर्शिया की जो आर्मी है डोरियस फर्स्ट और जर्जस की, उनके वो डोरियस फर्स्ट है, ओके। तो उनसे भी मतलब अपने आप को बचा के रखना चाहिए रहता था और बहुत फाइट करना होता था। और जो पेरिकल्स जो आए उनके नीचे एथेंस का गोल्डन एज था, क्योंकि उसका शायद उसमें बहुत तरक्की किया होगा एथेंस ने। और पर उसके बाद भी बहुत लंबे समय तक चलते रहे उनके बीच में लड़ाई और एक तरह से जंग चलती रही, जिसको बोलते हैं पेलोनेसियन वॉर।
और ये 27 सालों तक चली, जिसके लास्ट में एथेंस की हार हुई। Do you know that ancient Greece had the distinction of being called the birthplace of Western civilization? They were pioneers in art and learning, science and literature and sculptures. Socrates, Plato, and Aristotle were great philosophers whose work are studied even today. Herodotus and Thucydides were famous historians. Archimedes, Aristarchus, and Democritus were great scientists. Aeschylus, Sophocles, and Aristophanes were great dramatists. Homer was the author of the famous epic Iliad and Odyssey. The Greek also had great knowledge of architecture. They built many beautiful temples and palaces. The Greek believed in many gods. Each city had its own protector, god, and goddesses. The gods were believed to live on Mount Olympus. The Olympic Games were first recorded in 1776 BC, was held every 4 years at a place called Olympia. Sports and athletic events were held to honor Zeus, the king of gods. तो अब इसमें देखो, अभी इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती कि हमने ये सारे नाम सुने हुए हैं, राइट। सोक्रेटस, प्लेटो और जो ओलंपिक के बारे में जो बताया गया है, तो इसमें हम पढ़ते हैं जो पुराने ग्रीस में वहाँ पे ये जो नई सभ्यता है या फिर पश्चिमी सभ्यता जो हमारे आई है थी, उसका जन्म हुआ था क्योंकि वहाँ पे महान महान लोग रहते थे जो कि आर्ट और लिटरेचर, साइंस और लर्निंग और स्कल्पचर, इन सब के फील्ड में जिन्होंने महारत हासिल कर दी थी। तो जो सोक्रेट्स, प्लेटो और एरिस्टोटल थे, वो बहुत अच्छे दार्शनिक थे जिनके काम आज भी पढ़े जाते हैं और उसके बारे में और भी रिसर्च की जाती है। हेरोडोटस और थुसिडाइडिस बहुत अच्छे हिस्टोरियंस थे, और आर्किमिडीज, आर्टिकस और डेमोक्रिटस जो थे बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। आर्किमिडीज के तो हम नॉर्मली पढ़ते भी रहते हैं। एस्केलस और सोफोक्लस और एरिस्टोफेनस जो थे वो बहुत अच्छे ड्रामेटिस्ट थे, यानी कि तब के टाइम में सोचो कि जो ड्रामास और वो सब थे, तो उन सब में वो ये लोग बहुत ही अच्छे थे। और जो होमर थे वो एक बहुत ही बड़े बुक होगी, उसके इलियड और ओडिसी है, वो बहुत ही फेमस बुक है, उसमें वो उन्होंने लिखा था। और उसके बाद है कि जो ये जो ग्रीक्स थे, उनको आर्किटेक्चर यानी कि मतलब बिल्डिंग्स और उन सबको डिज़ाइन करने में भी उनको अच्छी नॉलेज थी। तो वो बहुत ही सुंदर सुंदर महल उन्होंने बनाए थे और बहुत ही सुंदर सुंदर टेम्पल्स यानी कि मंदिर बनाए थे। सबके अपने भगवान होते थे कि ये सबकी सिटी के ये हमारे भगवान ऐसे हैं, हमारे वैसे हैं, क्योंकि सबके अलग अलग भगवान होते थे। ऐसा मानते थे कि वो भगवान ओलंपस पहाड़ी में रहते थे। और जो ओलंपिक गेम्स है जो कि फर्स्ट हुए थे 776 BC में, और जो हर 4 साल को होते हैं, वो ओलंपिया में जो वो भी वहीं पे शुरू हुए थे, क्योंकि वो लोग भगवानों के राजा उनको मानते, जियस को, उनके सम्मान में हर साल होते हैं। द ग्रीक टाउन्स वर द सेंटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज कल्चरल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। द फार्मर्स मेनली ग्रू grapes, olives and grains. Wine and olive oil were important products. The Greeks at one time also established vast empires. Alexander of Macedonia, better known to history as Alexander the Great, led his army out of Europe and conquered Syria, Mesopotamia, Egypt, Afghanistan, and even parts of Central Asia and northwestern India. This led to the spread of Greek ideas and learning. Alexander died at an age of 33 only. After his death, his empire broke into smaller kingdoms. Later, Greece was conquered by the Romans. Roman civilization. In 510 BC, the Romans set up a republic on the city of Rome, which is on Tiber in central Italy. The Roman Republic was ruled by the Senate, which considered a group of elders called senators. They elected two consuls each year to lead them. By 200 BC, Rome became the leading power of Italy. It was able to defeat rivals like Carthage for the control of Mediterranean world. तो इसमें हमको क्या क्या पता चलता है, जो ग्रीक के जो टाउन्स थे वो राजकाज करने काम के लिए सेंटर जगह थी, वहाँ से सारे काम होते थे, और कुछ कल्चरल या इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती थी, उसके लिए भी एकदम सेंटर जगह थी, यहीं से सब होता था। और जो वहाँ के फार्मर्स थे वो लोग मेनली ऑलिव और नॉर्मल जो ग्रेन्स वो और ग्रेप्स उगाते थे, और वाइन और ऑलिव ऑयल भी यहाँ के इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स थे जो आए हैं ग्रीस से। और जो ग्रीस से जो ग्रीक्स थे, उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा एम्पायर भी खड़ा किया, यानी कि अपना एक बहुत बड़ा किंगडम, राज
मतलब सब जगह फैला दिया। और जो वो अलेक्जेंडर थे मैसेडोनिया के, और जो कि हम जिनको अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानते हैं, जिन्होंने जो आपने अगर पोरस और अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि उसने जो अपनी आर्मी थी वो यूरोप से लेके सीरिया और मेसोपोटामिया, इजिप्ट, अफगानिस्तान, उन सबको भी जीत लिया, और सेंट्रल एशिया को भी जीत लिया, और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को भी जीत लिया था। तो इससे क्या हुआ कि ग्रीक जो आइडियाज है, हमारे जो ग्रीक आइडियाज, ग्रीक से जो भी इन्फ्लुएंस होके जो जो चीजें हमें आ रही है, वो सारे ऐसे ही आए थे। और जो अलेक्जेंडर थे वो 33 की एज में ही मर गए थे, तो वो ज्यादा मतलब 40 साल भी उनके पूरे नहीं हुए। तो इन इतने जल्दी जो उनके मरने के बाद उनका जो इतना बड़ा एम्पायर उन्होंने खड़ा किया था, वो सारे छोटे छोटे किंगडम्स में बट गया। एम्पायर होता है एकदम मतलब बड़े से बहुत सारे किंगडम्स मिला के एक एम्पायर बनता है। ग्रीस को बाद में फिर किसने, रोमन्स ने जीत लिया था। फिर क्या हुआ 510 बीसी में, जब रोमन्स ने अपना एक सिटी बनाया, रोम जो वो तिबर नदी के पास बनाया, जो कि सेंट्रल इटली में था। और जो ये रोमन रिपब्लिक था, ये किसके द्वारा राज किया जाता था, सेनेट लोगों के बाद द्वारा राज किया जाता था। और यहाँ इन जो ग्रुप ऑफ एल्डर्स होते थे, यानी कि बहुत ही ज्ञानवान होंगे या फिर बहुत ही एक तरह से एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन होंगे, जिनको सेनेटर्स बोला जाता था, उनके द्वारा राज किया जाता था। इलेक्ट करते थे 2 कॉन्सल्स को, जो कि उनको लीड करें और मार्गदर्शन करें उनका। और 200 बीसी में क्या हुआ कि रोम बहुत ही पावरफुल हो गई, और एकदम इटली में जो थी वो सबसे ज्यादा पावरफुल हो गई थी। और उन्होंने अपने जो राइवल्स थे, कार्थेज था, और उसने क्या किया, अपने जो राइवल यानी कि उसके जो दुश्मन थे कार्थेज, उसको हरा दिया, तो ताकि वो मेडिटेरेनियन वर्ल्ड को भी कंट्रोल कर सके। इन द अर्ली रोमन सोसाइटी देयर वर 3 क्लास ऑफ पीपल, द पेट्रिशियंस, aristocrats, the plebeians, commoners, and the slaves. Roman economy was based on slave labor. Rich Romans owned slaves. These slaves were often trained for the gladiators fight, which was a fight between the slaves and wild animals. There were also frequent slave revolts in Rome. One such revolt was led by Spartacus in 74 BC. तो क्या हुआ था कि रोमन सोसाइटी में 3 तरह के या 3 क्लास के लोग रहते थे। एक थे पैट्रिशियंस से, कि जो पैट्रिशियन से या एरिस्टोक्रेट से, वो सबसे ऊपर थे। और उसके बाद जो प्लेबियंस थे वो एकदम कॉमन लोग जैसे थे, और मिडिल क्लास टाइप। और जो स्लेव्स थे वो मतलब उनके भी जो नौकर थे वो स्लेव्स थे। बट हम नॉर्मली जो नौकर होते हैं वो काम करते हैं, पैसे नहीं लेते, मतलब पैसे लेते हैं, लेकिन ये लोग पैसे नहीं लेते थे। इनको बस एक बार खरीद दिया जाता था किसी से, और ये इनके काम करते थे। जो इनके जो पैसे भी आते थे वो यही मतलब स्लेव को लेना देने में बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे। और ये कैसे माना जाता था कि कोई बहुत ज़्यादा किसी के पास पैसे, जिसके पास ज़्यादा स्लेव्स होते थे उसको माना जाता है कि इसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। और जो स्लेव्स थे, ये जो उनके नीचे इनके गुलाम थे, उनको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाती थी कि ग्लेडिएटर्स फाइट करें, यानी कि जो कि फाइट होती थी वाइल्ड एनिमल्स और स्लेव्स के बीच में, जो कि इनके एंजॉयमेंट के लिए बनाई जाती थी। तो वो अपने एंजॉयमेंट के लिए लड़वाते थे वाइल्ड एनिमल्स को और अपने गुलामों को। इसी टाइप के जो ये सब ऐसा अजीब अजीब काम करते थे ना, इसीलिए फिर वो ऑब्वियसली ऐसे फालतू काम के लिए अगर स्लेव्स को रखेंगे, उनको सही से नहीं रखेंगे, तो रिवॉल्ट तो होना बनता ही है। तो फिर बहुत ज्यादा रिवॉल्ट भी होने लगी स्लेव्स की तरफ से रोम में। और ऐसे ही मतलब वो ऐसे रिवॉल्ट तो नॉर्मली होते थे, और इनमें से एक मार्क्ड रिवॉल्ट था जो 74 बीसी में हुआ था, और जिसे स्पार्टेकस ने लीड किया था।